आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 22B का हाइट एंड डिस्टेंस का अगला पार्ट उसको कवर करेंगे, जिसमें से अगेन वही सीक्वेंस रहेगा हम लोगों का। सबसे पहले दिया हुआ है MCQ, हंसना बंद करो, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है MCQ, जिसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 से जो आपका दिया हुआ है उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये याद रखिएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से सबसे ज़्यादा बनने का संभावना रहता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 22B। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है वो देखिए। बोला गया है इन द फिगर गिवन बिलो इट इज गिवन दैट AB इज परपेंडिकुलर टू BD। देखो फिगर यहाँ दे रखा है, तो पहले फिगर ही बनाते हैं। ये फिगर दे रखा है, ये AB है और ये है BD। यहाँ से एक और दिया हुआ है, ये C है, ठीक है। ये दिया हुआ 30 डिग्री, ये दिया हुआ आपका 45, ये है X। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस आपको दे रखा है 30 मीटर। और यहाँ बोला क्या गया है, बताया गया है AB जो है ना वो BD पे इस पूरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 है। और हम आपको बता रहे हाइट एंड डिस्टेंस 90 दिया हुआ रहे या नहीं दिया हुआ रहे, हम लोग 90 वाले में ही लेके काम करते हैं, ये तो पता है, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोला गया, लेंथ इसका X दिया हुआ है, ये एंगल है 45, ये 30, ये 30 मीटर दिया हुआ। आपको निकालना है X, ये निकालना है, ये निकालना है, बस यही सवाल। अब इसी सवाल को वर्ड में दे दिया जाएगा। याद करो, हम आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे AB टावर है, हम किसी पॉइंट पे उसके टॉप के एलिवेशन को देख रहे हैं 45 डिग्री पे। अगर हम 30 मीटर इधर आ जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर कितना हो गया, 30। वहाँ भी कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा। तो इसमें सॉल्यूशन बताते हैं, वहाँ सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, सीधे क्वेश्चन समझाएंगे। या ऐसे देखो, इस टावर को हम किसी पॉइंट पे देख रहे हैं जब इसका एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। हम 30 मीटर आगे बढ़े, एंगल चेंज हो गया 45। वही कॉन्सेप्ट है ना, जब किसी के पास जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, दूर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। आपको अल्टीमेट क्या करना है, इस X का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देख लो, मतलब एक सिंपल से टर्म में बताएं तो इसका लेंथ निकालना है या हाइट निकालना है। कभी कभी ये भी बोला जा सकता है कि ये डिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में 2 तरीके का क्वेश्चन रहेगा, या तो ये निकालना है, बनेगा ऐसे ही। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। इस तरह का जो क्वेश्चन आगे बनेगा उसमें हम लोग सीधा क्वेश्चन समझेंगे, सॉल्यूशन आप लोग करोगे। 2 ट्रायंगल आपके पास में, देखो एक ट्रायंगल ये है, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल आपके पास में ये वाला है, ठीक है। ये आपके पास में A, ये आपके पास में B, ये आपके पास में C, ये आपके पास में 45 डिग्री है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा ये पूरा वैल्यू X था। देखो हम एक बात बता रहे हैं, इस वाले को, इस डिस्टेंस को X मान लो, सपोज छोटा x मान लो या y मान लो। अगर कंफ्यूज करोगे तो y मान लो। इस डिस्टेंस को हम y मानते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जरा फील करो तो। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 प्लस क्या y होगा, कोई दिक्कत? अब एक बात बताना, अच्छा इस डिस्टेंस को हम y माने हैं, ठीक है। ये बताओ, ये निकालना है, इसको माने हैं, ये बाई ये का रिलेशन चलेगा ना। क्या पकड़ेंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में क्या पकड़ लिए, 10 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका वैल्यू 1 था, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना था, कैपिटल X है, BC कितना है y, यहाँ कैपिटल X का वैल्यू क्या हो गया y। इसको इक्वेशन 1 बनाए, कोई दिक्कत? आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल का सॉल्यूशन यहाँ कर देते, स्टेटमेंट आप लोग दे देना। ये है A, ये है B, ये है C, ये वाला 30 डिग्री है, ये पूरा कैपिटल X था, और ये पूरा कितना है 30 प्लस क्या y। अगेन किसका रिलेशन, 10 का रिलेशन लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन ट्रायंगल AB, हाँ बोलिए। यहाँ D होगा ना, ठीक है। यहाँ तो D ही लिख रहा था, चलो ठीक है। यहाँ क्या लगेगा, 10 का रिलेशन लगेगा, 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि AB बाई BD। 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ये X बाई BD कितना हो गया, 30 प्लस, इसको उधर भेजें तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 30 प्लस y/√3 इक्वल टू क्या, x। ये इक्वेशन 2। जरा फील करो,
कैपिटल एक्स का वैल्यू वाई के बराबर और कैपिटल एक्स का वैल्यू इस पूरे के बराबर, यानी कि 1 और 2 से ये वाला बराबर होगा। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो कैपिटल एक्स का वैल्यू वाई के बराबर, यहाँ कैपिटल एक्स का वैल्यू इस पूरे के बराबर, ये दोनों बराबर होगा। यानी कि अल्टीमेट सॉल्यूशन अगर हम करें, ठीक है, देखो यहाँ लिख लेना फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, डायरेक्ट यहाँ इसका वैल्यू भी उठा के रख सकते हैं। तो होगा पता है क्या, 30 + y/√3 बराबर कितना होगा, y होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो 30 + y, इसको इधर भेज दे तो ये कितना होगा, √3y, इसको इधर ले लो, y इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। यहाँ पे 30, इन दोनों में y अगर हम कॉमन ले लिए, यहाँ √3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1। कोई दिक्कत? क्लियर हो? हाँ, कोई परेशानी नहीं ना है? देखो आगे, यहाँ से y का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 30 कितना, √3 - 1। अभी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ दिख रहा है ना बोर्ड पे, ये दिख रहा है ना, ये सेक्शन दिख रहा है ना, चलेगा ना, मैनेज कर लेना। देखो दो काम यहाँ हो सकता है, दो काम ये हो सकता है इस कैलकुलेशन को करने का। √3 का वैल्यू रख लो 1.73, यहाँ पे √3 का वैल्यू रख सकते हैं 1.73, ठीक है। उसमें 1 माइनस कर लेना, जो आएगा उसको इससे डिवाइड कर लेना। अल्टीमेट आपको पॉइंट में लेके आना है आंसर। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं 30 नीचे है √3 - 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं √3 + 1 से, यहाँ भी क्या हो जाएगा, √3 प्लस, कोई दिक्कत? देखो a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस क्या, b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे बचेगा 2, 2 को 30 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, यहाँ बच गया √3 + 1, ये आ गया 15, और √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73 + 1, ये हो गया 15 × 2.73। अब कर लेना, ये आसान होगा। यहाँ पे पॉइंट में फंसेंगे हम लोग, कैसे जरा फील करो तो, ये वाला अगर बताएं तो देखो 30, √3 का वैल्यू होता है 1.73 - 1, तो ये होगा 30, ये आ जाएगा 0.73। अब इसको इससे डिवाइड करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये आसान है, मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान होता है। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? जो निकलेगा वो किसका वैल्यू निकला है, वो y का वैल्यू निकला। आपको चाहिए क्या, x चाहिए, तो देखो जो y का वैल्यू वही तो x का वैल्यू है ना, यहाँ से इक्वेशन 1 में रख लेना, x का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब इसका वैल्यू आपके पास में आ जाएगा। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना? प्रैक्टिस का ही सारा चीज़ है, ठीक है, इसको ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री। हाइट ऑफ ए ट्री, ये ट्री है मान लो सपोज, व्हेन इट इज फाउंड, ऐसा देखा गया दैट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट 20 मीटर अवे, इससे दूर जा रहे हैं हम, पेड़ को कहीं से देख रहे थे, मान लो इस जगह से देख रहे थे, ठीक है, और इससे 20 मीटर दूर गए, यहाँ पे मान लो ये 20 मीटर दूर गए, ठीक है। बोला गया है द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंज फ्रॉम 60 to 30। देखो क्या बोला गया है, 60 डिग्री से चेंज होकर 30 हुआ है, कब, जब 20 मीटर आप इधर उधर गए। ऐसे ही समझो, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो, इसमें दो एंगल दिया हुआ है, एक है 60 एक है 30, और बोला गया है अवे 20 मीटर दूर गए हैं, ठीक है। अब 60 कहाँ बनेगा, 30 कहाँ बनेगा, आपको पता है, ये वाला और ये वाला क्या बनेगा 60, और ये वाला क्या बनेगा 30, यही ना, कोई दिक्कत? ये आपके पास में A है, ये आपके पास में B है, ये आपके पास में C है, इस पॉइंट को D मान लो, ये वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई दिक्कत समझने में? बोलिए, क्वेश्चन पढ़ो पहले। Find the height of a tree when it is found that on walking away from it 20 meter in a horizontal line through its base, the elevation of the top changes from 60 degree to 40. नहीं समझ में आया? देखो इंट्रोडक्शन में हम क्या बताए थे, देखो इस पेड़ का एलिवेशन 60 से 30 हुआ है, इसका मतलब पहले तो कहीं पे देख रहे थे ना इसको, आप बोलोगे सर 20 मीटर हम यहाँ से क्यों नहीं इधर चले,
यही सवाल होगा ना दिमाग में कि हम यहाँ से क्यों चले हैं, यहाँ से क्यों नहीं चले ना। देखो हम ये बता रहे हैं कि उस पेड़ को कहीं से तो आप ऑब्जर्व कर रहे थे ना 60 डिग्री के एंगल पे। अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो एकदम 90 के मतलब एंगल पे ऑब्जर्व करना होगा ना। 60 डिग्री का एंगल, अब देखो एंगल चेंज हुआ 60 से 30, ये बताओ, या 30 से 60 डिग्री का एंगल कहाँ बना होगा? सामने बना होगा, पर यहाँ तो नहीं बना होगा ना, यहाँ तो 90 होगा ना। मान लीजिए यहाँ आके अगर हम ऐसा ऑब्जर्व करें तो ऐसे ऐसे तो नहीं होगा ना 60 डिग्री का एंगल कहीं बना होगा, यहाँ बना। अब बोला कि एंगल 60 से 30 हो गया कब? जब 20 मीटर आप 20 मीटर यहाँ से दूर चले गए, एंगल कितना हो गया? 30। क्लियर हो? अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए कभी भी, एग्जाम में क्या करना है ऐसे सवाल को, पहले देखो दो एंगल दिया हुआ 60 और 30, और बोला गया है कि 60 से 30 गए तो 20 मीटर का चेंज हुआ, तो क्या करना है, यहाँ से यहाँ 20 मीटर ले लेना। यही सवाल होगा कि इसके पास आ गए तो 30 से 60 जस्ट उल्टा कितना है? 20 मीटर। और आप इसमें प्रॉब्लम हो रहा है आपको कि 60 कहाँ बनेगा, 30 कहाँ बनेगा, तो ये चीज़ हम पहले भी बताए थे कि जो ज़्यादा वाला एंगल है वो कहाँ बनेगा? पास में। कम वाला एंगल कहाँ बनेगा? दूर में। अब कोई दिक्कत नहीं है समझने में। क्लियर? बच्चे यहाँ फंसते हैं कि सर यहाँ से क्यों पकड़े, यहाँ से क्यों नहीं पकड़े। क्लियर हो? अब बताओ ये कुछ वैसा ही है ना, आपको इसका हाइट निकालना था, मतलब पिछले वाला जैसा अगर बनाना चाहे, इसको कैपिटल X मान लो, इसको Y मान लो, ये पूरा कितना होगा? ये पूरा कितना होगा? 20 प्लस Y होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल वैसे ही है ना। बना लोगे या बना दें? बना लोगे ना। चलो इसका फास्ट सॉल्यूशन हम कर देते हैं, बिना X माने करते हैं इस बार। इसको X नहीं मानते, इसको X मानते हैं। ये 20 प्लस क्या X हो जाएगा इन ट्रायंगल ABD में देख लो, ये आपके पास में A, ये आपके पास में B, ये आपके पास में D, ये X है, और ये आपके पास में 60 डिग्री हो गया। ये चाहिए 10 का रिलेशन लगेगा, 10 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई क्या? बेस। ये आ गया √3। AB तो नहीं पता था, ये पता है। AB यहाँ से हम निकाल सकते थे, √3x इक्वेशन 1। ठीक है, एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला है, इन ट्रायंगल ABC ये बड़ा वाला है, देखो ये A, ये B, ये C, ये एंगल आपके पास में कितना था? 30। ठीक है, तो इसमें भी 10 का रिलेशन लगेगा, 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस कितना था? ये पूरा कितना था? ये पूरा कितना था? 20 प्लस क्या X, तो 20 प्लस क्या X। 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। ठीक है, AB बाई कितना? 20 प्लस क्या X। इसको उधर उठा के फेंको तो 20 प्लस X बाई कितना हो जाएगा? √3 इक्वल टू क्या? AB के बराबर ये पूरा, AB के बराबर ये पूरा, ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे देखो एकदम प्रॉपर स्टेटमेंट है, ये और ये, तो यहाँ पे ऐसे दिखा दो, फ्रॉम 1 यानी कि इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? ये पूरा, यानी कि हाँ नीचे वाला नहीं दिख रहा है, वो मैनेज हो जाएगा, यहाँ मैनेज कर दोगे ना, ये इधर है, इतना समझदार हो तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 20 प्लस X बाई √3 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? √3x। कोई दिक्कत? इसको उधर भेजे, इसको इधर भेजे, देखो क्या होगा? 20 प्लस X, इसको उधर भेजें तो ये हो जाएगा 3x, ये इधर जाएगा 2x। देखो ये इधर जाएगा माइनस होगा, यहाँ 2x बचेगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बचेगा क्या? 2x। x का वैल्यू कितना आ गया? 10। हमको चाहिए क्या? AB। हमको क्या चाहिए? AB चाहिए। इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लो, यहाँ चाहिए ना। देखो AB चाहिए ना, तो AB बराबर कितना है? √3x, तो √3 मल्टीप्लाई x, √3 का वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 17.732। कोई दिक्कत? आसान है? क्लियर हो? ये आसान था उससे। तो AB वो x और जो हाइट है वो दोनों का वही एक ही होगा? क्यों है? नहीं, एक क्यों होगा? ये वाला तो ये है, और हाइट तो √3x है, वहाँ पे बराबर था, यहाँ नहीं है। वहाँ ये 45 डिग्री का दिया हुआ था ना, इसलिए ये बराबर था, यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत है? देखो 3 नंबर देखो, 3 तो बता दिए, 4 नंबर देखो। ठीक है, 4 नंबर, कोई दिक्कत? इसको मिटाएं?
देखो 4 नंबर, देखो 4 में क्या बोला गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई। देखो ये लाइट हाउस है, कितना मीटर ऊंचा है, 100 मीटर। बोला गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर ऑब्जर्व 48, 36। दो शिप का एंगल, एक तो 48 है, एक कितना है 36। याद आ रहा होगा, ऐसा सवाल इंट्रोडक्शन में बताए थे। इसके ऊपर से देख रहे हैं, डिप्रेशन झुक के देख रहे हैं। दो केस बना होगा, या तो दोनों एक ही तरफ होगा या तो अपोजिट होगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। पहला नंबर द शिप आर ऑन द सेम साइड, दूसरा नंबर ऑन द अपोजिट साइड। यानी कि दो केस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। एक दोनों एक ही तरफ है, मतलब केस नंबर 1 दोनों एक ही तरफ है, ठीक है। दोनों एक ही तरफ है, मतलब एक यहाँ है और एक यहाँ है। हमको देखना है ऐसे था, हम झुक के एक को ऐसे देखें और एक को, बताओ ये वाला एंगल कहाँ होगा, यहाँ की यहाँ, ये वाला। तुम ऐसे देखो, ये 48 है, एलिवेशन है। क्वेश्चन में डिप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि ये यहाँ से झुके ना ऐसे। दूसरा कितना 36, यानी कौन सा, ये वाला। याद होगा हम आपको बताए थे एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इन पर्टिकुलर केस में ये बताया हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, मतलब ये चीज चाहिए आपको। कोई दिक्कत? चलो क्या, कोई दिक्कत नहीं सर। कैसे निकलेगा ये बताओ कैसे निकलेगा। ये वाला ACB का निकालना। इस पूरे डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से क्या कर लेंगे, माइनस। यही बताए ना, हाँ। इस पूरे डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। ये चीज बताया हुआ है, ठीक है। दूसरा केस देखो, सॉल्यूशन हम कर देंगे अभी। केस नंबर 2, दूसरा केस बोला गया ये लाइट हाउस है, ठीक है। इस लाइट हाउस से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वही 100 मीटर का लाइट हाउस है। इससे अगर ऑब्जर्व करना होगा, या तो हम इधर देखेंगे या तो किधर देखेंगे, इधर, हाँ। और दो शिप है, दोनों अपोजिट है, एक शिप इधर है और एक शिप इधर है, ठीक है, ऐसे है। और दोनों शिप को झुक कर देख रहे हैं यहाँ से, कितने पे, एक को देखें मतलब ये 48 है, और एक को झुक के देखें कितने पे, 36 पे। अगर ये 36 तो ये कितना होगा, ये 48 है तो ये कितना होगा। नाम रख लो A, B, C और क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये वाला और ये वाला क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कोई दिक्कत? उसका डिस्टेंस कैसे निकालें? कहाँ ध्यान था, कहाँ ध्यान था, इसलिए बोले ध्यान यहाँ दो। 50 बार नहीं बोल पाएंगे, नहीं तो बोलेंगे घर जाके दोबारा देख लेना, ठीक है। इस पूरे में इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत है? देखो हम ये बता रहे हैं कि तुम कॉमन सेंस लगाओ ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड कर लिए तो ये दोनों निकल गया। जब ये उधर जाएगा तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बनाना आसान है, इसको लग रहा होगा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। एग्जाम में देखो, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आइदर द सेम साइड और अपोजिट, या तो दोनों एक ही तरफ है या तो दोनों अलग अलग है। तो 2 केस हम बना दिए हैं, एग्जाम में आपको एक ही मिलता है, या तो दोनों एक तरफ है या तो दोनों क्या है, अपोजिट है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो, ठीक है। देखो अच्छा एक बात और बता रहे हैं, 36 डिग्री का लेके आपको काम करना है, ठीक है। और फिर वही बोल रहे हैं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। 48 कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, पर मिलेगा तो आपको टेबल दिया जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये बनाते हैं, उसके बाद ये बनाते हैं। चलिए, इसमें 2 ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है साफ साफ। एक आपके पास में ये है A, ये है B, ये है क्या C। ये दिया हुआ 100 मीटर, ये एंगल कितना दिया हुआ है 48 डिग्री का। कोई दिक्कत? क्या रिलेशन लगेगा 10 का, यहाँ पे कितना होगा 10 48 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि AB बाई कितना BC। 10 48 का वैल्यू बोलिए, बोलिए 1.11, यही है, सही है ना, ठीक है। AB कितना था 100 बाई BC, यहाँ पे
अच्छा BC को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 100 बाई कितना 1.1106। अब बताओ ये डिवीजन कैसा है? आसान है? थोड़ा भी नहीं है, थोड़ा भी आसान नहीं है। इस तरीके के केस में कैलकुलेशन थोड़ा भी आसान नहीं होगा। बहुत रेयर होता है कि आपको ऐसा कैलकुलेशन आसान मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा। सोच के देखो ना, हम ही बताते हैं। देखो अच्छा दिक्कत ये है ना कि अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रखते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला पाओगे आप। सर हम लोग इतना भी तैयार करके छोड़ दिए तो नहीं, फिर तो दिक्कत है। स्टेप मार्किंग बोल के क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं छोड़ सकते हैं, आपको हम समझा रहे भी हर चीज़। देखो 100 पॉइंट के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4, नीचे है 11106, डिवाइड कीजिए 11106। अब बताइए, है ना, फंसे ना प्रॉब्लम में? क्लियर? ठीक है, आगे देखिए, रुकिए, इसका पूरा कहानी हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आइए इसमें, आइए इसमें, आइए इसमें, आइए इसमें इस ट्रायंगल में आते हैं। अच्छा ये वाला आंसर निकाल लेना आप लोग कैलकुलेटर से, ठीक है। ये है A, ये है B और ये आपके पास में D है। ये 36 डिग्री दिया हुआ है, ये आपके पास में कितना दिया हुआ 100। अच्छा यहाँ पे क्या रिलेशन लगेगा 10 का, यानी कि 10 कितना हो गया 36 परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 100 बाई बेस कितना हो गया BD। इसको देखो 1036 का वैल्यू बोलिए 0.7265 इक्वल टू 100 बाई कितना BD। यहाँ से अगर हम BD निकाले तो ये कितना हो जाएगा 100 बाई कितना 0.72। अब ये जो आएगा सॉल्व करके इन दोनों को तुम क्या कर लोगे ऐड, कोई दिक्कत? क्लियर? और इसी दोनों को माइनस कर लोगे तो ये बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। कैसे? सेम ट्रायंगल बना है, अलग करो, अलग करो। यहाँ पे बना A, यहाँ B, यहाँ C, ये है 48, ये आपका 100 दिया हुआ है। BC चाहिए ना, 10 का रिलेशन लगेगा 1048 ये बाई ये, देखो 1048 ये बाई ये, हाँ सेम बन रहा है, फिगर वही है, बस एक ही तरफ है। हाँ तो यहाँ से सिर्फ मतलब जब ये दोनों क्वेश्चन साथ में इसमें तो डायरेक्ट एक ही इसमें कर सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब हाँ हाँ, तो 2 बार आपको नहीं बनाना है। जब दोनों क्वेश्चन साथ में आ जाए, ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि दोनों क्वेश्चन यानी कि एक ही तरफ है, अपोजिट है, तो अपोजिट वाला बना लो पहले, ठीक है। स्टेटमेंट नीचे दे देना कि जब दोनों सिर्फ एक ही तरफ हो तो सीधा डिस्टेंस को क्या करना माइनस। इस दोनों में आपको पता चलेगा ना कौन सा बड़ा वैल्यू कौन सा छोटा, क्योंकि दूसरा ट्रायंगल देखिए, यहाँ दूसरा ट्रायंगल अगर आप पकड़ोगे तो दूसरा है ABD, ये है A, ये B, ये आपके पास में D दिया हुआ है, ये 100 है, ये आपका दिया हुआ कितना 36। ये वाला केस बना ना, ये वाला केस भाई, ये बाई ये बना ना, ये बाई ये बाई ये रखेंगे, यहाँ से BD निकालेंगे, यहाँ से AB, लास्ट में माइनस करेंगे ना। तो इतना आपको स्टेप नहीं लिखना है जब दोनों क्वेश्चन एक साथ है, इसलिए हम बता रहे हैं कि अब हम लोग पैटर्न को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम तक हम आपको बताए भी होंगे कि दोनों एक साथ मतलब दोनों के लिए फिगर बना लीजिए, अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, पर नहीं अब उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। हो क्या रहा है कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है। हम आपको ये भी बताए थे कि अब ये सवाल होता है कि सर यहाँ तक अगर हम छोड़ दें, यहाँ तक अगर हम छोड़ दें, ठीक है। देखो होता है क्या, जेन्युइन 2 चीज़ सुनो। एक होता है ना कि किसी कारण से क्लास में ये होता है ना कि देखो जो मैथ पढ़ाने वाला टीचर उसको कभी कभी फिजिक्स भी पढ़ाने के लिए दे दिया जाता है, कभी उसको केमिस्ट्री भी पढ़ाने के लिए दे दिया जाता है समटाइम्स। हाँ, वो उसके पास जो अपना अच्छा क्वालिटी है वो मैथ के लिए है। अब मैथ वाला टीचर तुमको केमिस्ट्री पढ़ाएगा तो कितना अच्छा पढ़ाएगा, हर कोई तो ऑलराउंडर नहीं होता है ना। मैं वो 15 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ, उसके पास एक्सपीरियंस मैथ पढ़ाने का है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई ऐसे टीचर के पास में कॉपी चला गया जो बहुत अच्छा उसमें एक्सपर्ट नहीं है, तब वो क्या करेगा, जेन्युइन ये होता है ना। कॉपी चेक करने का तरीका क्या होता है वो सुनो। कॉपी चेक करने का तरीका ये होता है ना कि अब मान लो एक बच्चा 30 क्वेश्चन बना रहा है, जरा फील करना, समझाते हैं। 30 क्वेश्चन एक बच्चा बना रहा है, जो कि बनाएगा लगभग 30-30 क्वेश्चन उसको बनाना पड़ता है, जिसमें से अगर हम इतना ही मानते हैं कि 10-15 क्वेश्चन मान लो MCQ है, एक नंबर का है, कोई दिक्कत, और 15 क्वेश्चन उसको बनाना है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बनाना है। वो हर एक स्टेप नहीं देखता है। कोई भी जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसको क्या लगता है, ये फिगर देखा 40 30 100, अच्छा ये पूरा कैलकुलेशन वो स्टेप बाय स्टेप, वो ये क्या वो पूरा देखता है? देखो ये सब चीज़ हम पहले भी बताए हैं, और एज ए मैथ पढ़ने के नाते आप सबको पता होना चाहिए कि ये सब सिंबल कितना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहे क्योंकि ये सब चीज़ पहले सिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा
क्या लगता है वो पूरा एकदम स्टेप स्टेप देखता है? जी नहीं। अब बताओ एक बच्चे का कॉपी अगर वो ऐसे चेक करने लगे तो उसको 3 घंटा लग जाएगा कॉपी चेक करने में। एक कॉपी, उसके पास 1000 कॉपी है, चेक करने में उसका ज़िंदगी पार हो सकता है। आप सोच के देखो, इतने अच्छे से कॉपी कोई नहीं चेक करता है। कॉपी चेक करने का तरीका क्या होता है, एक बात बताते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? देखो यहीं पे बता देते हैं तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप लोग पता है मैथ सही तरीके से बना पाओगे। उधर का लो, वो वाला जरूरी है, इधर माइनस कर लेना, ठीक। चलो देखो, कॉपी चेक करने का तरीका क्या होता है उसको पहले समझ लो अच्छे से। होता ये है कि मान लो एज ए टीचर अगर हम ही बात करें, मेरे पास बोर्ड का कॉपी आएगा, मान लो सपोज हमको बोर्ड का कॉपी मिला, तो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस होगा 90% टीचर के पास यही एक्सपीरियंस होता है। आप ये दिमाग में डालिएगा, ठीक है। लाख हमको एक कॉपी चेक करने का 5 लाख रुपया क्यों ना मिले, एक्सपीरियंस वही रहेगा, ठीक है। अब बताते हैं, मान लो मेरे पास 50 कॉपी आया, ठीक है। 50 कॉपी बोलते हैं ना, टीचर लोग मार्क्स नहीं देता है, क्यों नहीं मिलता वो समझो यहाँ पे। और बच्चा गलती कहाँ करता है, इसलिए बोल रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद में या ये सुनने के बाद में आप लोग पता है अपने उसको प्लान को थोड़ा सा जो काम करते हो ना उसको चेंज करो। मान लो मेरे पास में 50 कॉपी आया, 50 कॉपी बहुत कम बोल रहे हैं। एक टीचर कम से कम आप दिमाग में डाल के चलो 150-200 कॉपी चेक करता है वो। एक टीचर कम से कम 200 कॉपी, एक टीचर के पास में 200 कॉपी कम से कम आता है, ठीक है। 200, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज रखो कि 200 कॉपी उसके पास में आता है। एक स्कूल में मान लो 2 ही सेक्शन पकड़ो तो 100 कॉपी, एवरेज 200 पकड़ लेते हैं कि 200 कॉपी। हम तो 50 ही लेके चल रहे हैं ना, हाँ 50 लेके चल रहे हैं। उसके पास में केवल क्लास 10 का कॉपी नहीं है, उसके पास में उसके स्कूल का भी कॉपी होगा, 8 का होगा, 9 का होगा, और भी तो चेक करना होगा ना, केवल बोर्ड का कॉपी उसको चेक नहीं करना है। चलो 50 ही पकड़े। अब 50 कॉपी में वो क्या करता है, देखो 50 कॉपी में वो करता क्या, पहले ये समझो। 2 चीज़ हो सकता है, या तो उसके पास में एक लंबा सा आंसर शीट होगा क्वेश्चन का। आंसर शीट होने का मतलब क्या होता है, हर एक क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। कहानी को समझिएगा, क्योंकि भाई वो हर किसी के, मान लो ये सवाल तुम बनाए तो इसलिए वो बना के थोड़ा ना देखेगा ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। दिमाग डाल रहे हो ना आप लोग, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हाँ। तो उसके पास एक आंसर शीट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये, 6 का ये। आई होप क्लियर। आंसर शीट होता है, एग्जैक्ट होता है। नहीं अगर आंसर शीट होता तो वो उसका आंसर शीट बना लेता है। बना लेने का मतलब मान लो मैथ का टीचर, हम बोर्ड में ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन का सारा आंसर हम बना लिए, 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये, हम बना लिए। पर ऐसा नहीं होता है, ऊपर से दिया जाता है कि यही आंसर आपको रखना है। कहानी समझ गए? क्योंकि एक बात समझो, कोई टीचर पता है √3 का वैल्यू कितना रखा, 1.73 रख लिया, कोई टीचर √3 का वैल्यू रख लिया 1.7, दोनों में आंसर में डिफर आएगा, हल्का सा तो आएगा पर आएगा, हाँ। इसलिए क्या होता है कि उसको एक आंसर शीट प्रोवाइड हो जाती है कि भाई 1 का ये आंसर था, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये, 6 का ये, 7 का ये, 8 का ये, ठीक है। आंसर शीट मिल गया। अगर नहीं मिला तो वो बना लेगा, क्योंकि बार बार वो सॉल्यूशन करके नहीं देखेगा। अब समझो 50 कॉपी में सबसे पहले वो क्या करता है, कॉपी लेता है, सबका कॉपी एक रैंडम देखता है। वो रैंडम देखने का मतलब ऐसा नहीं कॉपी लिया और शुरू से चेक करने लगा, जी नहीं, एक बार रैंडम देखेगा। उस रैंडम कॉपी में कोई एक कॉपी तो उसको ऐसा मिलेगा जो नीट एंड क्लीन होगा, फेयर होगा, मतलब ब्रिलियंट बच्चे का होगा, अच्छे से लिखा, साफ सुथरा लिखा होगा ना। सोच के देखो, होगा कि नहीं होगा? होगा। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम भी जितनी बार कॉपी चेक किए हैं स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का या किसी का भी, हम यही किए हैं। मेरे पास में कॉपी आया, मैथ का अगर आया तो हम पहले क्या किए, क्वेश्चन पेपर मेरे पास में था, उसका आंसर क्वेश्चन पेपर में हम लिख लिए, जो कि बताए आंसर की लिख लिए, ठीक है। फिर उस 50 कॉपी में से हम रैंडम एक ऐसे झांकने के बाद हम देखें कि अच्छा ये कॉपी बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। सबसे पहले उस कॉपी को चेक किए, बढ़िया से चेक किए। बढ़िया से चेक करने का मतलब होता है अब स्टेप टू स्टेप उस कॉपी को देखे हैं, ठीक है। मतलब बढ़िया उसका प्रोसेस देखे, सब कुछ देखे, एकदम स्टेप टू स्टेप। उस कॉपी को हम नंबर दे दिए, मान लो अगर 80 का था तो मान लो उसको नंबर हम 75 दे दिए सपोज, जो कि इससे ज़्यादा भी मिलता है, हम एक एवरेज बता रहे कि हम दे दिए 75 नंबर। अब जब दूसरा कॉपी हम उठाएंगे ना, ध्यान से सुनिएगा, जब दूसरा कॉपी उठाएंगे ना, सो चाहे जैसा भी हो, जब दूसरा कॉपी उठाएंगे तो पहले क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 उसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छा ये आंसर है, सही है, ये आंसर है, सही है, ये आंसर है, सही है। ऐसे बड़े वाले क्वेश्चन में फाइनल आंसर पहले वो देख लेगा, ये वाला आंसर मिल रहा है, सही है। अब वो स्टेप देखेगा। कहानी समझे? मान लो फाइनल आंसर ही गलत है तो ये पूरा गलत है,
नहीं समझे? अच्छा तो 1.7 जैसे वो 1.7 तक निकाला एंड वो 1. राउंड फिगर में थोड़ा अगर डिफरेंस आता है तो वो मान लेता है पूरा। मान लो कि किसी का आंसर आ रहा है 1.21, किसी का आंसर आ गया 1.223, वो सही रख लेता है। ये नहीं, हम ये बता रहे कॉपी चेक करने के लिए सबसे पहले वो आंसर से मिलाता है। उसने देखा कि इसका आंसर ये आ रहा है और अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है तब तो ये सही है। अगर वो देखा ये गलत है, वो यहीं काट देगा। आप यहाँ तक भी सही बनाए हो तो उसको आपको नंबर नहीं देगा। आपका आंसर सही आना बहुत ज़रूरी है। सो अगर बिना आंसर लिखे छोड़ दिया कोई बात नहीं, तब वो स्टेप देखेगा पूरा। अभी देखो अभी ख़त्म नहीं हुआ ये। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझो ऐसे, इसलिए हम बताएं इस चीज़ को फोकस करो। आप लोग स्टेप मार्किंग को बहुत गलत वे में लेते हो। आप लोग को लगता है ना आंसर गलत हो जाएगा तो हमको स्टेप मार्किंग मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। स्टेप मार्किंग किस लिए है? देखो ध्यान से सुनो, स्टेप मार्किंग किस लिए है? स्टेप मार्किंग किस लिए है? देखो फॉर रॉन्ग आंसर के लिए नहीं है। आप अगर ये सोच लो कि आपका आंसर गलत है और आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। मान लो एक सवाल यहाँ से लेके हम यहाँ तक बनाए और इसका आंसर मेरे पास में आ रहा है 2143 आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, और उसके आंसर में भी यही है 2143, ये उसके आंसर में भी है टीचर के। मेरे मान लो हम किसी का कॉपी चेक कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये होना चाहिए और क्वेश्चन नंबर 10 का उसका भी आंसर ये है। पहला तो दिमाग में ये ठीक है, सही। अब भाई वो क्वेश्चन तो इसका आंसर तो पूरा देखेगा ना, फिगर सही बनाया था कि नहीं, कि सीधे किसी का आंसर टिक लिया था, कहानी समझे? देखेगा कि नहीं स्टेप सही है कि नहीं है। आम की जगह इमली नहीं ना लिख दिया, गुड़ की जगह कटहल नहीं ना लिख दिया, चीनी की जगह भांग नहीं ना लिख दिया, कहानी समझे ना। अब वो यहाँ से देखना चालू करेगा। मान लो ये 3 स्टेप खराब है तो इस 3 स्टेप के लिए वो क्या करेगा, स्टेप का नंबर काटेगा, बाकी नंबर दे देगा। अगर ऐसा होता है तो स्टेप में कुछ भी लिखो, आंसर सही लिखो, पूरा नंबर मिल जाएगा। कभी नहीं मिलेगा। स्टेप मार्किंग होता है जब आपका आंसर सही है पर स्टेप में कहीं प्रॉब्लम है। कहानी समझ में आया? पर ये समझो कि अगर इसका आंसर कुछ है, मान लो x है और तुम्हारा आंसर कुछ आ रहा है, पूरा गलत है, आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा। अगर कोई अच्छा कितना भी तुम अच्छा यहाँ से यहाँ तक लिखो, अगर आंसर गलत है तो स्टेप मार्किंग मिलेगा ही नहीं। अगर टीचर अगर अच्छा रहा तो कितना भी अच्छा क्यों ना रहे, वो देगा ही नहीं। कहानी समझ में आया हम क्या समझाएं? क्लियर? ये कहानी समझ में आया ना क्या समझाएं कि स्टेप मार्किंग किस लिए है? देखो अलग अलग टीचर स्टेप मार्किंग को अलग अलग वे में देखता है। हम अपना ओपिनियन आपको बता रहे हैं। स्टेप मार्किंग का यही एक सही तरीका है। आंसर जब आपका सही है और स्टेप सही नहीं है तो आपको स्टेप मार्किंग मिलता है। बट अगर आंसर गलत है आपका, ध्यान दीजिएगा, अगर आंसर गलत है तो स्टेप मार्किंग कोई टीचर नहीं देना चाहता। अलग बात है वो दे दे। इसलिए दिमाग में डालिएगा कि आपके लिए हर एक स्टेप बहुत ज़रूरी है। टीचर के अगर माइंड पे अपना इम्प्रेशन छोड़ना है तो सबसे पहला यही काम है कि आप पता है क्या करो, सबसे बढ़िया तरीके से कॉपी को सबमिट करो। दूसरा चीज़ सुनो, हम बताते हैं, आप लोग खुद बोलना, हम नहीं बता रहे, आप लोग खुद बोलना। बेचारा जिस टीचर के पास में कॉपी जाता है उसका घर परिवार नहीं है क्या? बाल बच्चा पुत्र बीवी नहीं है क्या? माई बाप नहीं है क्या? हाँ, पत्नी से परेशान है, बच्चा से परेशान है, घर वाला से परेशान है, सब्जी लाना है, दुकानदारी करना है, कॉपी भी चेक करना है, स्कूल भी कराना है, ये भी टेंशन वो भी टेंशन, पान पुड़िया भी खाना है। भाई वो टीचर है, हाँ, उसको सब कुछ करना है, बात को समझो। तो वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है। अब ऐसा हो रहा है, ऐसे समझो, ऐसा हो रहा है, मान लो एक बच्चा क्लास में, ऐसा बहुत बच्चा होता है, ये कुछ भी नहीं लिखा, आम इमली कटहल, इसका कॉपी चेक किए 10 नंबर दिए। एक दूसरा देखो, दूसरे का हम कॉपी चेक किए 20 नंबर दिए, तीसरे का कॉपी चेक किए 30 नंबर दिए। अब चौथा कॉपी कितना भी अच्छा क्यों ना रहे, इरिटेट हो गए ना। क्या उसका कॉपी हम मन से चेक करेंगे? क्या कितना मन से चेक करेंगे? नहीं, वो मन से चेक हो पाएगा। इसलिए हम बताएं कि अपना कॉपी आप बेस्ट रखने का कोशिश करो कि वो आपकी राइटिंग तक भी देखे। तो वो एक बार जब कॉपी चेक कर लेना तो एक बार सोचे कि अरे बच्चा बहुत अच्छा था, शायद हम कम नंबर दिए तो थोड़ा नंबर हमको देना चाहिए। याद रखिएगा, इसलिए बोला जाता है कि मैथ में पता नीट एंड क्लीन लिखो, अच्छे से लिखो, अच्छी तरीके से लिखो। ये वजह है। मेरे ख्याल से स्टेप मार्किंग का दिमाग मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल गया ना। स्टेप मार्किंग हमेशा उस स्टेप के लिए होगा जो स्टेप सही नहीं है लेकिन आंसर आपका करेक्ट है। बट अगर आंसर ही गलत हो गया तो स्टेप कितना भी अच्छा लिखो वो टीचर स्टेप मार्किंग नहीं देगा। पर अभी क्या हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत लिबरल किया गया हर चीज़ को। मतलब हर चीज़ को चलो बच्चे को किसी तरीके से निकाल दो,
चलो आंसर भी अगर गलत है ना, अब ऐसा हो रहा है देखा जा रहा है कि मान लो अब आंसर भी अगर गलत है ना, यहाँ तक का अगर स्टेप सही है तो दे दो उसको 2 नंबर 3 नंबर दे दो। पर अगर रियल टीचर हो गया मेरे जैसा तो हम तो नहीं देने वाले। यकीन मानो अगर मेरे पास बोर्ड का कॉपी आ गया तो हम एकदम सही से चेक करेंगे। जो नियम होना चाहिए, साल भर आप लोग किए क्या, इस चीज़ को आप लोग दिमाग में डालिएगा, समझ गए? तो आप अपना तैयारी वैसे करो। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वही हाल है, हर टीचर के पास में एक आंसर शीट होगा फाइनल आंसर का। अब किसी लैंग्वेज का नहीं होगा। एक बात को समझो, मान लो कि कोई स्टेटमेंट है, जैसे हम बताएं डिफाइन करंट, करंट को डिफाइन करो या व्हाट इज करंट, करंट को डिफाइन करो। अब इसका उसके पास आंसर नहीं, एक जैसे फिजिक्स का टीचर के पास जा रहा है तो उसको पता है कि करंट क्या है, हाँ, तो वो एमसीक्यू का उसको आंसर मिल जाएगा, खोज लेगा, निकाल लेगा, अपना बना लेगा, कहीं से देख लेगा, अलग बात है। पर इसका डेफिनेशन का क्या, तब वो अपने हिसाब से उस डेफिनेशन को देखेगा। बात को समझो। होता ही है कि जैसे तुम बुक का लैंग्वेज लिख लिए, टीचर को पता है ये बुक इस लैंग्वेज है, तुम अपने मन से लिखे, तब वो आंसर देखता है कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, जेन्युइन दे देता है। जैसे अगर 3 नंबर का है, तुम इसको करंट को सही तरीके से, मतलब तुम्हारा वर्ड्स का फ्रेमिंग कुछ भी हो, पर अगर अल्टीमेट यहीं तक आ रहे हो तो नंबर तुमको मिल जाएगा। पर हो क्या रहा, वर्ड्स का फ्रेमिंग कुछ है और यहाँ तक भी नहीं पहुँच रहे हो, मतलब लिखे कुछ ये और करंट बताने की जगह कुछ और बता रहा है, तो तुमको नहीं नंबर मिलेगा। हमेशा याद ये रखिए कि आप जब भी लिखो तो आपके लिखने का जो तरीका है ना वो बढ़िया होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छे तरीके से लिखो, कम काटा कुटी करो, नीट एंड क्लीन अगर कॉपी आप करोगे ना सबमिट बोर्ड में, याद रखिए, तो डेफिनेटली आपको अच्छा नंबर मिलेगा। हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। मैथ में ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काट कूट कम करो, सीक्वेंस में चलो, अच्छी तरीके से लिखो, सही जमा करो, राइटिंग अगर अच्छी है तब तो वो प्लस पॉइंट है। स्टेप मार्किंग लेके इसलिए मत चलो कि अगर स्टेप मार्किंग मिलेगा तो फिर तुमको क्यों मिलेगा, सबको मिलेगा ना, क्या फ़ायदा भाई। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर हमको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, तो स्टेप मार्किंग तो फिर सबको भी मिलेगा ना, सिर्फ तुमको नहीं ना मिलेगा। इस वजह से बता रहे, इस गलत फहमी को निकालना, आप लोग सही सही प्रैक्टिस करना, ठीक है? आगे बढ़े। इतना चीज़ समझ में आ गया, टाइम बर्बाद करवा दिया मेरा, चलिए। हाँ, पढ़ाते पढ़ाते स्टेप मार्किंग कितने नंबर तक बताए? अच्छा, सिर्फ वाला क्लियर हो गया ना? देखिए हम फिर बता रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, कभी भी खैर जब बोर्ड्स का एग्ज़ाम दोगे तब तो हम बताएंगे, कभी भी जब कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दो तो जो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है ना उसका यूटिलाइज करो सबसे पहले सवाल पढ़ने में, और ये सेट करने में कि कौन सा सवाल आपको पहले अटैम्प्ट करना है। क्योंकि हम आपको बताएं 48 डिग्री 36 डिग्री का एंगल अगर आपको हम वैल्यू भी दे दें तब भी कैलकुलेशन करने में आपका क्या होगा, टाइम लगेगा, ये याद रखिएगा। आंसर भी सही नहीं आएगा, आंसर भी सही नहीं आएगा, और आंसर अगर सही नहीं आया तो स्टेप मार्किंग आप सोच नहीं सकती हो। दिमाग में यही डालो, अगर ये लग रहा है ना आज तक कि स्टेप मार्किंग मिल जाता है तो नहीं मिलता है, छोड़ देना ऑप्शन नहीं है, ठीक है? प्रैक्टिस कीजिए। सर अल्टरनेट क्वेश्चंस आता है, अल्टरनेट क्वेश्चन देख लीजिए। उसमें भी आता है। पर होता ये है ना कि जो टीचर है ना, मतलब जो बोर्ड का टीचर है, जो क्वेश्चन ऐसे ही सेट होता है कि आप कहीं ना कहीं फंसोगे ही जाके। मतलब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना धीरे धीरे तो बताएंगे, अभी नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि वो सेट ही क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप किसी न किसी में फंसोगे जाके। आप ऐसे समझो 10 बच्चा एग्जाम दे रहा है, 10 में अगर 8 एवरेज है, क्वेश्चन एवरेज ही सेट है, तो ये 8 का 8 तो सारा अटैम्प्ट करेगा ना, सब बनाएगा ना। हम कैसे डिसाइड करें कौन टॉप किया कौन, अब तो खैर बहुत लिबरल हो गया है। तो एक क्वेश्चन तो हम कुछ ऐसा देंगे ना जिसको कोई अच्छा सही तरीके से पढ़ने वाला बनाए, कहानी समझ रहे हो? वो क्वेश्चन डिसाइड कर देता है कि किसका नंबर सबसे ज़्यादा है, किसका नंबर सबसे कम है, मतलब कौन टॉप होगा, कौन थोड़ा कम नंबर लाएगा, ये याद रखिए। खैर अब तो बहुत लिबरल हो गया पैटर्न, आप यकीन नहीं करोगे, हम अपनी बात बता रहे, जब हम बोर्ड का एग्ज़ाम दिए थे हम पहले ही डिसाइड कर लिए थे, इसलिए हम सबसे ज़्यादा फोकस बच्चों को करते कि ये 10 नंबर का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। देखो मेरे पास एक सेक्शन है, आपकी बुक में है स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड का, है ना, हिस्टोग्राम भी है ना, ये चीज़ हम बोर्ड्स में, यानी कि जब हम 10th एग्ज़ाम दिए थे तो हम ये चीज़ शुरू से डरते थे कैलकुलेशन के हिसाब से, चाहे मान लो चाहे फॉर्मूला है वो मान लो, चाहे ग्राफ का मान लो, जो भी कारण मानो, हमको ये चीज़ में कभी इंटरेस्ट आया ही नहीं, कभी नहीं। ड्यूरिंग माई मतलब एजुकेशन टाइम, उस समय की बात बता रहे हैं, हमको इंटरेस्ट नहीं आया, ना उस टीचर में हिम्मत था कि वो मेरे अंदर इंटरेस्ट ले आए। सोच के देखिए, और ये पूरा सेक्शन 10 नंबर का था, 10 नंबर का ये पूरा सेक्शन था, समझ गए? 10 नंबर का सेक्शन मतलब 10 नंबर वहाँ से आना ही आना है, तुम लोग का भी वही है, 10 नंबर आना ही आना है।
पर तुम लोग के लिए इतना आसान हम कर दे रहे हैं कि भाई वो बनाना ही है, बना ही लोगे। बहुत आसान हम कर दिए हैं। क्लास 10 ICSE के लिए मीन मीडियन मोड का मेरा पुराना वीडियो देखो, तुम खुद बोलोगे सर बहुत आसान है। कोई भी मैथ का वीडियो उठा लो, तुम बोलोगे आसान है, क्योंकि उसको आसान बना दिए। मेरे टीचर जो थे वो बनाए होंगे अलग बात है, पर हमको तो नहीं समझ में आया। हम शुरू से ही डिसाइड कर लिए थे कि हम इसको टच करेंगे ही नहीं, शुरू से ही। क्योंकि हम आपको एक ही चीज़ बोलेंगे, जो चीज़ आपको नहीं धस रहा है उसके पीछे बाकी सबको बर्बाद कर देना वो अच्छा नहीं है। ये तो धस रहा होगा, तो वो डेसिमल जब डिवाइड आ जाता है ना तब ये पूरा ही नहीं धस रहा है। नहीं ये आसान है। नहीं कैलकुलेशन वाले को, जो कैलकुलेशन के लिए आप बोल रही हो ना, वो एग्जाम में आएगा ही नहीं, उसका संभावना ही कम है। और अगर वो आएगा तो उसके अलावा कुछ ऑप्शंस है, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। ये नहीं धंसा तो हम पूरे साल ही सोच लिए कि हम ये नहीं बनाएंगे, एग्जाम में भी नहीं बनाएंगे। और यकीन करो हम एग्जाम में नहीं बनाए तो हम कितने मार्क्स का बनाए? 100 मार्क्स का पेपर होता था। हम एग्जाम में कितने मार्क्स का बनाए? 90 मार्क्स का। 90 में 90 और 90 में नंबर 90, मतलब 90 में 90 हम गेन भी किए हैं, ओनली अटैम्प नहीं किए हैं। इतना इस लेवल का कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके पास में कि हम अगर ये 4 नंबर नहीं बना रहे तो जो बाकी बनाएंगे उसमें सारा गेन करेंगे, ये होना चाहिए। और हम किए भी, वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। सेम हाल मेरा ISC में था, जब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस हम रखे थे तो सेम हाल मैथ में वहाँ भी था। वहाँ भी हम 15 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए थे, 15 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि उस टीचर में, अब उस टीचर की एबिलिटी बोलो या मेरी एबिलिटी बोलो, टीचर की एबिलिटी तो नहीं बोलेंगे, हम 15 नंबर वो चीज़ धंस ही नहीं रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था। वो 15 मार्क्स छोड़ दिए। हाँ, मेन पोर्सन जो बड़ा बड़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब तो मेरा बहुत बढ़िया कमांड था। 15 मार्क्स का हम छोड़े दूसरे सेक्शन से, वो नहीं बनाए, 85 मार्क्स का बनाए और 85 मार्क्स हम गेन भी किए। और इतना ही नहीं किया, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब आपको लगेगा कि सर आप मतलब बोल रहे हैं तो हम ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। कभी भी खोल के मतलब वीडियो को देख लेना तो ये बात हम बोल रहे हैं। हम जो ये 90 मार्क्स का अटैम्प्ट किए थे ना, उस मेरे कॉपी में ये 2 लिखे हैं ना, इस 2 के ऊपर ऐसा ओवर राइटिंग तक नहीं था और ना कहीं ऐसा काटा हुआ था, एक जगह भी नहीं काटा हुआ था। इस लेवल का प्रैक्टिस था मैथ का। और इस लेवल का प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होगा, आपको करना होगा। नीट एंड क्लीन था, एकदम साफ सुथरा था। और यकीन करो जिस साल हम एग्जाम दिए थे उस साल रिजल्ट ऑल ओवर स्टेट का बहुत खराब था, बहुत खराब रिजल्ट था पूरे स्टेट का। उसके बाद अगर 90 मार्क्स मिल रहा है तो आप समझ रहे हो कि जो जिस टीचर के पास कॉपी गया होगा वो देख के क्या किया होगा, अच्छी तरीके से दिया होगा। इंटर में हालांकि कुछ था, गलती वलती इधर उधर था, क्योंकि इंटर में थोड़ा वास्ट सिलेबस हो जाता है, पर मैट्रिक में नहीं, ठीक था। एक ओवर राइटिंग तक नहीं था। आपको इस लेवल का प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। समय अभी है, चिंता मत करो, आगे बढ़ो। देखो 5 नंबर में क्या बोला गया, 5th नंबर बोला गया है, फ्रॉम द टॉप सॉरी 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोडवे। अच्छा, ये रोड है, 2 पिलर है, इक्वल हाइट का है, एक पिलर इधर और एक पिलर इधर। 2 पिलर यानी कि एक P है, एक Q है, और एक आपका R हो गया और एक आपका क्या हो गया, S। कोई दिक्कत? क्लियर हो? आगे बढ़े। सुनो, बोला गया है ऑन आइदर साइड ऑन अ रोडवे विच इज 150 मीटर वाइड। अच्छा, ये रोड देखो दिया हुआ है कितना, 150 मीटर का वाइड है, चौड़ा है। कोई दिक्कत? आगे देखो क्या बोला गया, एट ए पॉइंट इन द रोडवे बिटवीन द पिलर द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 एंड 30 डिग्री। ठीक है, कहीं बीच में पॉइंट, ये पॉइंट मान लेते हैं ए, यहाँ से इसका एलिवेशन कितना दिया हुआ है, एक तो 60 और एक तो 30। ये 60 और ये कितना, क्या क्या मांगा गया, देखो मांगा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पिलर एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। मतलब क्या है, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो और ये हाइट निकालो। नहीं निकल जाएगा सर, ऐसे तो बनाए थे ना ए में, सीढ़ी वाला था ना, सीढ़ी सीढ़ी वाला था ना। पर ये बहुत आसान है। आसान कैसे, वो सुन लो। देखो इसको x बनाओ, यहाँ से यहाँ तक x है, क्लियर। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150 माइनस x होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो। ये दोनों बराबर हैं, यही दिमाग में रखना, ये दोनों क्या है, बराबर है। इस ट्रायंगल को उठाते ट्रेन का रिलेशन लगाओ, 10 30 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि RS बाई बेस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे। 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। RS बाई कितना, 150 माइनस क्या, x। यहाँ से अगर हम RS निकाल ले, इसको उधर भेज दे, कितना होगा, 150 माइनस x बाई कितना, √3। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें उठाओ
ये बाई ये, यानी कि 10 का रिलेशन लगेगा। 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई क्या एक्स। ये √3, ये कितना हो जाएगा, पी क्यू बाई क्या एक्स। तो पी क्यू यहाँ से अगर निकाल लें तो √3 क्या एक्स। इसको इक्वेशन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो। ये दोनों बराबर है ना, यानी कि ये दोनों बराबर है ना, यानी कि ये दोनों बराबर होगा ना। इसको 1 बनाओ, यहाँ पे सीधे लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 से ये और ये बराबर है, यानी कि हम बताएं √3x इक्वल टू कितना 150 माइनस एक्स बाई कितना √3। कोई दिक्कत, क्लियर हो, सही है ना। इसको इधर भेजें, 3x हो जाएगा, ये इधर आएगा 4x हो जाएगा। सीधा देखो, ये इधर गया 3x हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस होगा 4x इक्वल टू कितना 150, x इक्वल टू कितना 150 बाई कितना 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो। ये देखो कटेगा 2 टाइम में 275 34, यानी कि ये आएगा 37 पॉइंट कितना 5। यहाँ तक कोई परेशानी, ठीक है, आसान था। बताओ ये डिस्टेंस निकल गया 37.5, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे। इसका हाइट निकालने के लिए इसका वैल्यू उठा के कहाँ रख लोगे, आपको हाइट निकालना है ना। तो पी क्यू इक्वल टू कितना होगा √3 इंटू कितना एक्स। एक्स की जगह पे देखो √3 की जगह पे 1.73 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा 37.5। अब कोई बच्चा हड़बड़ी में अगर यहाँ छोड़ दिया तो सही है, चलेगा। मतलब वो ऊपर से लेके नीचे तक बनाया, एक लाइन अगर छोड़ दिया, अगर 4 नंबर का है तो उसको 3.5 नंबर उसको आराम से मिल जाएगा। और अगर वो टीचर अच्छा है थोड़ा सा तो पूरा ही नंबर दे देगा। देखो टीचर के पास ग्रेस मार्क देने का भी पावर है। ग्रेस मार्क क्या होता है, ऐसे अलग अलग टीचर का अलग अलग ओपिनियन है। मतलब जैसे पास मार्क्स अगर 33 है सपोज, जो कि मैक्सिमम जगह पे 33 ही होता है, कॉलेज में छोड़ के, कॉलेज में 40 भी होता है। तो पास मार्क्स अगर 33 है, उस बच्चे का 30 आ रहा है, तो अभी क्योंकि इतना लिबरल पॉलिसी है ना, बच्चे को फेल नहीं करना, पास कर देना, वो टीचर अपने घर से 3 नंबर दे देगा। जाओ बच्चा 3 नंबर ले लो, 30 आया है, वो 3 नंबर बढ़ा के दे देगा, बच्चे को पास कर देगा। कभी सुने आप बोर्ड्स में कोई बच्चा फेल हो गया गलती से, बहुत रेयर, एक या दो, एक या दो ना, यही सुने ना। अब जो कुछ भी नहीं लिखेगा, कॉपी खाली छोड़ के आएगा, उसको हम ग्रेस मार्क, हम उसके बदले हम थोड़ा लिख देंगे। कहानी समझो, ऐसे बच्चे जिसका 2 नंबर कम आ गया, 1 नंबर कम आ गया, इवनली देखो लिमिटेड होता है कि इससे ज़्यादा आप ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते हैं। कहीं पे 10 होता है, कहीं पे 5 होता है, कहीं 7 होता है, ठीक है, कहीं 15 होता है। अब ये नहीं कि वो एकदम खाली छोड़ दिया, आम इमली कटहल नींबू लिख दिया, उसको मैथ की जगह इंग्लिश पता था, इंग्लिश, तो ऐसे को ग्रेस मार्क्स नहीं दे। तो उससे बढ़िया उसको रखो, अगले साल उसको बोलना फिर कि बच्चा तुम फिर अगले साल एग्जाम दो बोर्ड्स का। अब वो यहाँ पे दे देगा वो नंबर। पर होता है क्या कि मेनली टीचर क्या करता है कि अच्छा बच्चा इतना था, इतना मेहनत किया, इतना छोड़ दिया, लास्ट में वो देखते हैं 89 आ रहा है, 79 आ रहा है, 80 आ सकता है, तो लो इस पर नंबर उसने दे दिया बढ़ा के, या दे ही देता है। तो अभी तो खैर लिबरल है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब हम लड़ने जा रहे हैं तो हम पूरी तरीके से तैयार होके जाए ना। अरे अगर क्लास में चोरी चल रहा है तब कर लेंगे हम, पर अगर नहीं चल रहा है तो तैयारी करके जाए। कि एकदम चुपचाप बैठे रहेंगे, मुंह ताकेंगे, ए भाई ए भाई बता दो ना भाई, बता दो ना भाई, बता दो कि ऐसा हाँ। एगो तुम्हारी क्लास का था ना, एगो वो धमकी देता था, अभी नाम क्या लेंगे, वो मतलब 9 में तो 8 में वो ना, हाँ याद आ गया ना किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो क्या तुम बताओ, नहीं तो तुम है ना इस तरीके से, तब अब बताओ। कहानी समझ में आ गया ना कि देखो पढ़ के जाओ। अगर क्लास में इधर उधर हेल्प चल रहा है तो हम ले लिए तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा तो मुंह थोड़ा देखेंगे, अच्छा ओ तुम पूरा बना रहा है ना, हमको बताएगा नहीं, तुम निकलो बाहर, हाँ तो ऐसा नहीं, ठीक है चलिए क्या लेना, फोटो तो लेना, लो। अभी तरह बता रहे थे तो पास हो जाता बेचारा, वैसे भी हो रहा था। नहीं ठीक है, लेकिन उसको परेशान करके रखा था, हर एक क्वेश्चन में बताओ। देखो 2 चीज़ याद रखना, पढ़ने वाला जिंदगी में नहीं बोलेगा कि हम पढ़ के आए और हमको आता है। नहीं पढ़ने वाला भी वही, हम नहीं सर नहीं पढ़ने वाले के पीछे एक जेन्युइन रीजन है कि हम नहीं पढ़ के आए, नहीं जानते। पढ़ने वाला कभी नहीं बोलेगा कि भाई हम पढ़ के आए, हम बता देंगे, हमसे पूछ लो, कभी नहीं। पढ़ाकू बच्चा जीवन में,
उससे पूछोगे ना भाई ये वाला कहाँ कंप्लीट किए हैं यार, ये वाला भी यार हमको तो पता ही नहीं था, और उनको घर जाके हम पढ़ेंगे। सर बहुत जीता जाता है एग्जाम पर। सर ऐसे ही बात जैसे खा लेते हैं। अगर कॉपी का खुला रहा कि हाँ अपने देखिए दोस्तों को बता दो। चलो देखो कोई बात नहीं, हंस हंस के पढ़ लो, पढ़ाई हो जाएगा, सीरियस होकर पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। इधर देखें, बढ़े क्लास में अगर बुक खोलता है ना सर इसको मत पढ़ो एकदम, मतलब सूरज की देर और से जब बुक खोलते हैं तो सब बताते हैं ना, तो फिर वो भी बोलो। नहीं कोई बोले तारीफ करो। चलिए आगे बढ़े। चलिए पीछे 7 नंबर देखो, 6 नंबर बाद में देखो, 7 नंबर, 6 नंबर हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज ऑब्जर्व टू 60 डिग्री। कोई टॉप है, ये टावर का टॉप है, इसको हम 60 डिग्री के एंगल पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक लाइन का मतलब ये निकला, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? कोई टावर है जिसके टॉप को हम 60 डिग्री के एंगल पे ऑब्जर्व किए, ठीक है। आगे सुनिए। एट ए पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट से जहाँ से ऑब्जर्व किए, इस पॉइंट से 30 मीटर ऊपर चले गए। यहाँ ये कितना ऊपर गए? 30 मीटर, यहाँ आ गए। अब यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, बोला गया है द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एलिवेशन इज फाउंड 45। यहाँ से ऑब्जर्व किए तो ये निकला, देखो सीधा देखना था लेकिन सीधा नहीं देखते, अब ऊपर देख रहे हैं तो ये निकला कितना? 45। आई होप ये सवाल क्लियर है। बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट निकालना है। दूसरा बोला गया इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये भी निकालना है, ठीक। कोई दिक्कत? ये बनाना आसान है, पता है। देखो ये है PQ टावर, इसको RS मान लो, इसको M मान लो। देखो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 30। दो ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, एक तो ये पूरा ट्रायंगल नज़र आ रहा है, निकाल के बाहर करो। अच्छा इस डिस्टेंस को x बनाओ, ये पूरा कितना हो जाएगा? 30 + x। x क्यों बनाना है? क्योंकि ये पूरा आपको चाहिए, ये पता और ये पता नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? दो ट्रायंगल आपके पास में, एक तो ये है, आसान है, कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। एक है PMR, ये 45 है, और एक ट्रायंगल आपके पास में है PQS, ये 60 है। ये पूरा कितना हो गया? 30 प्लस क्या? x। 10 का रिलेशन देखो, ये पूरा x था, इसमें 10 का रिलेशन लगाओ, ये बाई ये, यहाँ पे क्या होगा? 10 45 इक्वल टू होगा PM बाई RM। 10 45 का वैल्यू 1, PM कितना है? x बाई क्या? RM। यहाँ से क्या हो गया? RM का वैल्यू क्या? x। कोई दिक्कत? देखो ये आसान है, इसलिए हम ऐसे ही नॉर्मल कैलकुलेशन आपको बता दे रहे हैं। इसमें भी 10 का रिलेशन लगाओ, यहाँ पे क्या होगा? 10 60 इक्वल टू ये बाई ये, यानी कि 30 प्लस x बाई ये वाला पूरा SQ। देखो 10 60 का वैल्यू होता है √3, यहाँ पे हो गया 30 प्लस x बाई क्या? SQ। इसको उधर भेज दें, SQ इक्वल टू कितना होगा? 30 प्लस x बाई कितना? √3। देखो SQ और RM बराबर है, यानी कि ये पूरा और ये पूरा बराबर होगा, यानी कि x बराबर आपके पास में निकल के आ जाएगा 30 प्लस x बाई क्या? √3। इसको उधर भेज दें, √3x ये इधर आएगा, माइनस x इक्वल टू कितना? 30। कोई दिक्कत? देखो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1, यही बचेगा ना। अगले स्टेप में ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा किसमें? डिवाइड में। रेशनलाइज कर लेना, यहाँ पे क्या होगा? 30 √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा? √3 प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा? √3 प्लस 1। कोई दिक्कत है? a² माइनस b², √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, इसको कैंसिल करेंगे 15 बार में। √3 का वैल्यू रख लेना 1.73 प्लस क्या? 1 15 मल्टीप्लाई ये 2.73। सॉल्व करना, ये x निकलेगा आपका। पूरा हाइट निकालने के लिए इसके साथ क्या करना? ऐड कर देना, और जो x निकला है वही तो RM था ना, ये डिस्टेंस भी आपको मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? अगर देखो इसको बनाने में कोई दिक्कत होगा ना तो पूछ लेना, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दें क्योंकि आसान है, ठीक है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे क्या है? एंगल चेंज है, तो उसको आप लोग बना लीजिएगा। कोई दिक्कत? आज की क्लास में इतना ही छोड़ते हैं, थोड़ा बात में निकल गया, बातचीत में ज़्यादा निकल गया, ठीक है। अब बढ़िया बात हुआ या जैसा बात हुआ, ज़रूरी था आप लोग का जो वो दिमाग में चल रहा है ना गलतफहमी, वो गलतफहमी दूर होना बहुत ज़रूरी था, समझे। हमेशा ये याद रखो एग्ज़ाम देने से पहले कि अपना बेस्ट तैयारी रखो। बेस्ट मतलब ठीक है, अगर कभी लगता है कि ये सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, हमको नहीं हो रहा है, तो मत पढ़ो, उसके चलते सब नहीं बर्बाद करना। अपना बेस्ट तैयारी रखो, एग्ज़ाम में पहुँचो,
अगर हेल्प मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये भी मत करना कि सामने वाला एकदम डाका डाल रहा है और तुमको बोल रहा है भाई चाहिए क्या, और एकदम खुला परमिशन है, तो तुम गांधी की गिरी वहाँ मत करना कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, ले लेना वहाँ। ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी अगर ऐसा होता तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।